अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्स ज़ूलॉजी। बायोलॉजी क्लास का एफएससी पार्ट 1 का जो चैप्टर 2 है, आज हम उसका लेक्चर 2 करेंगे, जिसका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसे बेसिक एलिमेंट कहते हैं, जो कि एक बेसिक एलिमेंट है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है। उसके बाद ये कि कार्बन ऑक्युपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। हर चीज, जो भी चीज मौजूद होती है जिसमें कार्बन होता है, उसमें कार्बन उसकी सेंट्रल पोजीशन पे होता है। यानी कि कार्बन के बगैर कोई भी चीज सरवाइव नहीं कर सकती, उसका स्केलेटन खड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए हम इसे स्केलेटन ऑफ लाइफ कहते हैं। और ये कि कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है। टेट्रावेलेंट का मतलब, टेट्रा का मतलब होता है 4, और वेलेंट का मतलब होता है वैलेंसी। कार्बन जो है उसकी 4 की वैलेंसी होती है, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कार्बन टेट्रावेलेंट है। एक कार्बन जो है वो 4 साइड से अटैच हो सकता है अपनी वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए, और ये कोवलेंट बॉन्ड्स के थ्रू जो है वो अटैच होता है बाकी 4 एलिमेंट्स के साथ। वो कोई भी हो सकते हैं, वो कार्बन भी हो सकता है, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन, कुछ भी। तो इसकी वैलेंसी टेट्रावेलेंट होती है, जब 4 की वैलेंसी इसने पूरी करनी होती है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये टेट्राहेड्रॉन होता है, यानी कि 4 हेड्रल साइड्स होती हैं इसकी। इसके अलावा इसमें ये अनब्रांच भी होता है, जैसे कि ये है, ये सीधी जो चेन होती है वो अनब्रांच्ड होती है। इसके अलावा ये कि ये रिंग भी होता है, रिंग इस तरह से होता है। 5 कार्बन या 6 कार्बन का जो रिंग होता है वो इस तरह से मौजूद होता है। और ब्रांच्ड भी होता है, यानी एक कार्बन 4 के साथ और फिर 4 और मजीद 4 के साथ या 3 के साथ इस तरीके से टेट्राहेड्रॉन की फॉर्म में जुड़े होते हैं। तो ये अनब्रांच भी होते हैं, रिंग भी होते हैं, और ब्रांच चेन भी बनाते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कार्बन जो है वो किन किन के साथ बॉन्ड बना सकता है। कार्बन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है। पहला जो बॉन्ड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है, और ये पोटेंशियल सोर्स होता है, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। दूसरा है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होता है, ये प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, स्टेबल रखता है। तीसरा जो बॉन्ड है वो है पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होता है, और ये प्रोटीन्स बनाता है। यानी कि ये तीनों बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड, ये कार्बन की वजह से होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद करना चाहिए एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हम बात करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें सेलुलोज, फैट और प्रोटीन आता है। ये तीनों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, इनके साइज के अकॉर्डिंग। ऑल इनसॉल्युबल इन वाटर। ये सेलुलोज हो, फैट हो या प्रोटीन, तीनों चीजें जो हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, और ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाती हैं। क्यों? क्योंकि वाटर में इनसॉल्युबल होती हैं, तो कोई भी चीज वाटर के अंदर जो इनसॉल्युबल होती है वो इजीली एंटर नहीं हो सकती अंदर, इसीलिए ये स्ट्रक्चर ऑफ सेल बनाती हैं। अब हम थोड़ा सा माइक्रोमोलिक्यूल्स की थोड़ी सी डिटेल में जाते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। ये जो हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल्स के माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। ये सॉरी, ये गलत लिखा हुआ है, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स नहीं होना चाहिए, ये ये जो है माइक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं ये मैक्रोमोलिक्यूल के सब यूनिट होते हैं। मैंने इसको मैक्रोमोलिक्यूल बोला है, लेकिन ये माइक्रो है। अच्छा, माइक्रोमोलिक्यूल्स जो हैं इनके अंदर आते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स और फैटी एसिड। ये सब यूनिट होते हैं, यानी कि ये सब यूनिट होते हैं किसके? मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, और माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। ये माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, ये टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। इमीडिएटली ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी, और रिलीज करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एटीपी होता है एन इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मैंने मेटाबॉलिज्म को आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या होता है। उसके लिए सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए एक इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो एटीपी प्रोवाइड करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो, आपको समझ आया हो, तो आप इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करें।